हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से और 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और चल लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। इस रूप में इस व्यवस्था को हम लोग समझ सकते हैं, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं और अंतर्देशीय उत्पादन क्या है और अंतर्देशीय उत्पादन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। एक एक चीज है, हालांकि अंक की बिंदी लगा रखी तो न लगा रखा तो अंक की बिंदी जरूरत नहीं है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कल हमने पढ़ने का प्रयास किया कैसे काम करती है मल्टीनेशनल कंपनी की, ये हम उसमें आपका देख रहे थे और जानने का प्रयास भी किया मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से है, कैसे कुछ हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे बेंगलोर बेस एक कंपनी को हमने देखने का प्रयास किया। एक होता है बीपीओ, एक होता है केपीओ। ये नॉलेज बेस होता है, ये सर्विस बेस होता है। क्लियर है? अभी एक कॉल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये भैया आपका बीपीओ है। क्लियर है? ये सारा हमने देख लिया। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? इस भर में जो उत्पादन संगठन है उनको देखने का प्रयास किया कि भाई किस तरह के उत्पादन संगठन हैं, क्या उनकी विशालता है, क्या क्या चीजें हैं, इन सबको हमने जानने का प्रयास किया। आइए हम नीचे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। बाएं और अनुच्छेद को पढ़ें और उसके प्रश्न के उत्तर जो है आपको देने हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए बाईं ओर से। बाएं में दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी? बिल्कुल सही है बात है। बहुराष्ट्रीय मतलब एक देश से अधिक जिसके देशों का मतलब ऑफिस होते हैं या उनके उत्पादन प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। विदेशी निवेश क्या है? जो विदेश का पैसा भारत में आता है, यहाँ आकर कोई फैक्ट्री, कोई भी इन्वेस्टमेंट, माने अगर कोई विदेशी आदमी भारत में आकर कोई चीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्लियर हो, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, चाहे वो किसी मकान दुकान को खरीदने में, किसी बड़ी कंपनी को लगाने में या किसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने में, वो सब विदेशी निवेश है। और ये फोर्ड मोटर्स में निवेश क्या था, तो आप देखिए फोर्ड मोटर ने भारत में कैसे निवेश किया था। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया, कारगिल फूड का एग्जांपल मैंने आपको दिया। दूसरा मैंने हीरो होंडा का एग्जांपल दिया। हीरो भारत में केवल साइकिल बना रही थी, होंडा कंपनी यही दोनों ने मिक्स वेंचर उतरा और एक कंपनी बनी हीरो होंडा। क्लियर है? और भारत में उत्पादन संयंत्र को स्थापित करने फोर्ड मोटर में मल्टीनेशनल कंपनी केवल भारत जैसे ही विशाल बाजार का ही एक अपना लाभ नहीं उठाती बल्कि कम उत्पादन को प्राप्त करती, और इन सब चीजों को हमने देखा है इसमें। इस तरीके से अनेक विचारों से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुर्जे निर्मित करती है। अब भारत में केंद्र के रूप में ही क्यों विकसित करना चाह रही है? क्योंकि भारत, अगर आप देखोगे, कार को सेल परचेज के मामले में बहुत बड़ी मांग है, बहुत बड़ा बाजार है भारत में। निम्न कारों पर विचार कीजिए, भारत में संसाधन लगाइए और इन सबको देखिए। फोर्ड मोटर के काल पुर्जों को इत्यादि पर बात कीजिए। भारत में फोर्ड मोटर द्वारा कारों का निर्माण, उनके प्रसार, उनके संबंधी चीजों को आप देख सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार की हैं? लगभग बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका और जापान के पास कोल, पेप्सी किस तरीके से काम कर रही हैं, इन सबको देखने का हम लोग आपका प्रयास करेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है? और हम लोग बात, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? विदेशी व्यापार और बुजुर्गों का एकीकरण, बाजारों का, सॉरी, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ते हुए मुख्य मध्य रहा है। इतिहास में आगे भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम एशिया के बाजारों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार में बढ़ा।
आपको भी यह याद होगा कि व्यापारिक हित के कारण व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की ओर से आकर्षित हुई हैं। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या रहा है, कैसे कुछ रहा है, देशी बुनियादी जो व्यापार है उसकी क्या स्थिति रही है, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार और अपने बाजार से बाहर के बाजारों तक पहुंच के लिए उत्पादकों को एक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने ही देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद को नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों में बाजार को प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं का आयात खरीदार के पक्ष, उनके घरेलू उत्पादन के अन्य का जो विस्तार है, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं और इन सारी चीजों पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है ऐसी क्या स्थिति है, कुछ इन सबको हम लोग आपका देखने का प्रयास करते हैं। क्या स्थिति क्लियर है, कर लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है। गिफ्ट्स एंड टॉय शॉप, आप देखिए किस तरह के बाजार हैं, भारतीय बाजार खुले हुए हैं। अब हम भारत के बाजार में चीनी खिलौनों के प्रभाव का उदाहरण द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय बाजारों में चीनी खिलौने, ये जितने भी टॉय आप सब देख रहे हैं, ये सब कैसे हैं? ये चीनी सामान है। कैसे? चाइना का आया हुआ सामान है और चाइना में ये सारी चीजें घरों के अंदर बड़ी अच्छी मात्रा में बनती। क्लियर है? कैसे है? घरों में बनती। भारत में चीन के खिलौने, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चला। खिलौने अधिकृत मूल्य पर बेचे जाते हैं, जो उस पर लिखा होता है और वो ही अधिक मूल्य पर बेचे जाते हैं। भारत को खिलौने निर्यात करने का आरंभ करते हैं। भारत में कुल खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच का चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम, नवीन डिजाइन, चीन के खिलौने भारतीय बाजार में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही 70 से 80% दुकानें भारतीय खिलौने के साथ चीन खिलौने लाए हैं। अब भारतीय बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते और क्या है, व्यापार के कारण ही चीनी खिलौने बाजारों में आए हैं। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा को लेकर बेहतर साबित हुए हैं। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमती खिलौने पर अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। चीन के खिलौने अत्यधिक विकल्प रहे हैं। इसमें चीन के खिलौनों के साथ निर्माताओं ने अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए अधिक प्राप्त हुए हैं और इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है और उनको खिलौने कम बिकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजों को हम देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया, बात करें। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य व्यापार को खोलने का वस्तु का व्यापार एक बाजार दूसरे व्यापार का अवमान्य होता है। बाजार में वस्तुओं के विकास के विकल्प बढ़ जाते हैं। तो व्यापार बाजार है, उसमें जो विकल्प हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। दोनों बाजार एक ही वस्तु के मूल्य के समान होते हैं। अब दो देशों में व्यापार उत्पादक 1000 मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार भारतीयों को विभिन्न प्रकार के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। ऐसा होता है, इन सारे बाजारों को एक प्रकार से जोड़ने के लिए सहायक होता है। क्लियर है? इन सबको आपने अच्छे देख लिया। अब मेरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक तो हम बाजार को पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण है क्या। आखिर में आप बहुत ऐसे कह रहे हैं कि हमारी चीजें ग्लोबलाइज हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन करिए भैया, भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलाना, व्यापार करना ही ग्लोबलाइजेशन है। क्लियर है? अब देखिए है क्या, थोड़ा पढ़ते हैं। विगत 3 दशक, 3 दशक मतलब 30 साल, 10 वर्ष का एक दशक होता है।
क्या होता है, 1 दशक होता है। तो विगत 3 दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के उन स्थानों की तलाश कर रही है जहां उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश में वृद्धि हो, विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हो। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भूभाग कंपनियों के द्वारा नियंत्रित है, जैसे भारत में फोर्ड मोटर कार संयंत्र केवल भारत जैसे के लिए कारों का निर्माण कर रही है, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी कार विश्व भर में अपने कारखानों के लिए बड़े काल पुर्जों का निर्यात कर रही है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्रियात्मक वस्तुओं, इन सब पैमाने इत्यादि रूप में आपके शामिल हैं और इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो समझ आया क्या है भाई? तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन स्थानों को तलाश कर रही हैं जहां उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो, यानी उनका प्रोडक्ट सस्ता हो सके। इनमें विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनी में निवेश में वृद्धि हो, साथ ही देशों में विदेशी व्यापार में तीव्र हो और विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग कंपनी द्वारा नियंत्रित हो। जैसे भारत में फोर्ड मोटर कार संयंत्र केवल भारत के लिए कार निर्मित नहीं करता, बल्कि डेवलपिंग कंट्री और विश्व भर के अन्य कारों में काल पुर्जे भी निर्यात करता है। अब ये पार्ट्स को बनाकर भेज देते हैं, हाँ, उनको असेंबल कर लेते हैं, प्रॉपर एक कार हम के रूप में हमें मिल जाए। क्लियर है? और हम देखते हैं, देख लिया तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया भाई ग्लोबलाइजेशन में क्या। अभी ग्लोबलाइजेशन का पहचान तो है, जो फोर्ड मोटर है भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो पार्ट्स बना रही है, काल पुर्जे बना रही है, दूसरे देश में असेंबल कर रही है, फिर वहां जाके बेच रही है। क्लियर है? ये कैसा पहचान है ग्लोबलाइजेशन का? यानी कि एक देश में उत्पादन करके अन्य देशों तक उसके प्रोडक्ट और चीजें जा रही हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं। यही है उसका ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल। और क्या चाहिए? ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था में हमको एक एक करके आपका दिखाई दे रही है, एक एक करके हम लोग इसको बात कर रहे हैं। क्लियर है? इन सबको हम लोग बात करते हैं। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप देशों के बाजार में उत्पादन के एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्वीकरण की प्रक्रिया की मुख्य भूमिका नहीं निभा रही हैं, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश प्रौद्योगिकी आदान प्रदान हो रही है। उस दशक की तुलना में अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत वस्तु और निवेश की प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आसपास को जोड़ने का अभिप्राय है। इस माध्यम से हो सकता है, यह माध्यम विभिन्न देशों के बीच में आवागमन, लोगों को प्राय आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश, एक दूसरे के आवागमन। किंतु कुछ दशकों तक इनकी प्रतिबंधताओं के कारण बहुत सारी चीजों का आवागमन और वृद्धि हो, इसमें आपका देखने की बड़ी स्पष्ट मात्रा और सुस्पष्टता हमको यहाँ पर दिखाई दी है। क्लियर है? क्लियर है? तो भारत में क्या स्थिति है व्यापार संगठन की, इनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देख लिया? और हम इन पर विचार करें, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को हम लोग देखें। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया गया है। जैसे 50 वर्षों में परिवहन बहुत उन्नति हुई है, इतनी लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम करने की संभावना कैसे रही है? तीव्र आपूर्ति को लंबव करने की संभावना। वस्तु के परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है, जिसमें जहाज, वायुयान, ट्रकों पर 36 लादा जा सकते हैं। कंटेनरों की ढुलाई की लागत बची है और माल को पहुंचाने की गति में भी आपका वृद्धि हुई है। इस प्रकार वायुयात लागत में गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में परिवहन की संभावना है। कैसा है? परिवहन अधिक मात्रा में आपका संभावना है और संभावित है, इनको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? और हम इस पर बात भी कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। क्लियर है? इतना आपने देख लिया, इतना आपने बात कर ली। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का?
इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार का विकास। वर्तमान समय में सूचना, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्र प्रौद्योगिकी के युग परिवर्तन हो रहा है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने के लिए सूचनाओं का तत्काल प्राप्त है और दूरवर्ती संवाद करने का प्रयोग किया है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों को सुगम बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है और हमने इंटरनेट पर चमत्कारी संसार में प्रवेश किया है। इंटरनेट की दुनिया में उन्होंने आपके प्रवेश किए हैं। जहां कुछ भी हो आप इसको जान सकते हैं। ऐसा है कि आप इसको कुछ भी हो आप इसमें जान सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यधिक मूल्य पर विश्व भर में बात यानी कि वायरलेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें बहुत अच्छे से। और बिजली कहाँ गई, तो बिना बिजली के थोड़ी ये सारी चीजें चलती हैं नेट वगैरह। तो लाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब माध्यम बदल रहा है। एक जमाने था हम कोयले से बिजली बना रहे थे, फिर पानी से बना रहे थे, अब हम लोग हवा से बना रहे हैं, एयर विंड से बना रहे हैं, और साथ साथ हम लोग किससे बना रहे हैं, अब सोलर पैनल बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड के रूप में सामने आए। ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं, एक एक करके हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ताकि हम बहुत अच्छे से देख सकें, समझ सकें। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों? एक बार देखिए आप लोग। अब देखिए, ये काम था इंफॉर्मेशन का। अब वैश्वीकरण के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर कैसे बढ़ा है और आईटी सेक्टर है क्या? वैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं आईटी का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इसका सुपर बेस्ट एग्जांपल। क्लियर है? इसी बेस पर न्यूज चैनल, आपके टेलीफोन, इंटरनेट बेस ऑन वर्किंग है। तो आइए हम उसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी का सेक्टर है, भारत इतने विश्व में कैसे विख्यात है, इन सब पर बात करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका रिवीजन करिए जल्दी से। आपका 2 मिनट का ब्रेक गैप है, आप इसको जल्दी से रिवीजन कीजिए। कुछ पूछना हो पिछले जो हमने पढ़ा है अभी, हम इसको देखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।